हेलो, वेलकम। स्वागत करते हैं आप सभी का जीआईएस एकेडमी में। हम लोग संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आज का ये नेक्स्ट क्लास है जो भारतीय संविधान कैसे निर्मित होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट जो हम खत्म कर चुके थे। वो लास्ट चार्टर एक्ट था, क्योंकि चार्टर एक्ट मैंने पिछले क्लास में बताया था कि चार्टर एक्ट वो होता था जो भारत के लिए कानून बनता था, लेकिन बनता था कहाँ? इंग्लैंड में। तो वो लास्ट चार्टर एक्ट था, लेकिन 1857 के बाद से कहानी बदल जाती है। क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि 1857 की क्रांति आप लोगों को पता होगा। 1857 की क्रांति के बाद दिशा बदल जाती है। इसके बाद से अंग्रेजों का जो है, ब्रिटिश का जो रुख है वो भारतीयों के प्रति थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा डर हो जाता है। 1857 की क्रांति हालांकि विफल होती है, लेकिन एक इस तरह का डर समा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों का एकदम हालत खराब हो जाता है उस क्रांति को दबाने में, उस क्रांति को कुचलने में। कितने सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए, यूरोज मारा गया, सॉरी जनरल नील मारा गया, और ऐसे निकोलसन मारा गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए, और ब्रिटिशर्स का बहुत सारा जन माल धन का हानि हुआ। उसकी वजह से 1857 की क्रांति इतना बड़ा इंपैक्ट डालती है कि ब्रिटिश क्राउन को बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। और ये 1857 की क्रांति जो कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बड़ी विफलता भी है कि आखिर क्या हुआ कि भारतीयों के प्रति जो इतना आक्रोश फैला। हालांकि 1857 की क्रांति में सारे वर्ग के लोग सम्मिलित नहीं थे। बेसिकली इसको एक कह सकते थे कि एक सिपाही विद्रोह था, क्योंकि सिपाहियों ने ही विद्रोह की शुरुआत की थी और ज्यादातर बढ़ चढ़ के इसमें सिपाही भाग लिए थे। बाद में इसमें कुछ कृषक और कुछ जमींदार वर्ग जुड़े, कुछ राजा, छोटे छोटे रजवाड़े थे जैसे झांसी की रानी इसमें जुड़ी, लखनऊ के नवाब, और वैसे ही बिहार में बाबू कुंवर सिंह। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े जिनके अपनी अपनी अलग महत्वाकांक्षा थी, महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो जुड़े। लेकिन 1857 का जो क्रांति था, जो विद्रोह जो था, वो इतना बड़ा साइकोलॉजिकल और बहुत सारा इम्पैक्ट डाला ब्रिटिश हुकूमत पे कि उनको अपने जो नियम कानून थे, जो अपने शासन करने का तरीका था, उसमें परिवर्तन करना ही पड़ा। और 1857 के विद्रोह के बाद ये चार्टर एक्ट खत्म होता है और 1858 का भारत सरकार अधिनियम बनता है, जो भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेटरमेंट के लिए बनता है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए बनता है। इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए जाते हैं? सबसे पहला चेंज तो यही किया जाता है कि अब जो भारत में शासन होगा, शासन व्यवस्था होगा, अब कंपनी नहीं करेगी। कंपनी से शासन व्यवस्था डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। यानी कंपनी का वैल्यू खत्म। कंपनी अब कोई शासन व्यवस्था कुछ नहीं, कंपनी कुछ देखभाल नहीं करेगी। सारा देखभाल कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन देखभाल करेगी। लेकिन अब रहा सवाल कि ब्रिटिश क्राउन तो इंग्लैंड में बैठती थी, तो यहां भारत में कैसे देखभाल करेगी? तो ब्रिटिश क्राउन ने एक राज्य सचिव के पद की उसने संरचना की, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का आदमी होता था, वो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। और वही जो था उसका प्रतिनिधि था जो यहाँ पे देख रेख करता था। खैर, तो अब जो था 1857 की क्रांति के बाद 1858 में इलाहाबाद के पार्क में, बड़े इलाहाबाद के ग्राउंड में लॉर्ड कैनिंग, जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 1858 के बाद ये गवर्नर जनरल के पोस्ट को चेंज करके वायसराय का पोस्ट कर दिया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनते हैं। और यही महारानी विक्टोरिया के पत्र को पढ़ते हैं और सुनाते हैं कि आज के बाद से जो भारत सरकार अधिनियम है और ब्रिटिश सरकार कैसे भारत में हुकूमत करेगी और किन किन नियमों का पालन किया जाएगा। तो अब जो गवर्नर जनरल था, जो पहले लॉर्ड कैनिंग ही थे गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय पूछा भी जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, तो इसमें किया क्या गया कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को चेंज करके वायसराय बना दिया गया। और पहले वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग।
ब्रिटिश क्राउन ने प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चलाने की परंपरा की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय होते हैं जो वास्तविक और संवैधानिक कर्ता धर्ता यही होते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय का पोस्ट हो जाता है वो वास्तविक और संवैधानिक कर्ता धर्ता होता है। फिर इसमें आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है। राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकार सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। जो भी राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य अधिकार था वो सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। अब क्राउन के बिना सहमति के ना तो यहाँ पे कोई राजनीतिक पावर काम हो सकता था, ना कोई प्रशासनिक और ना ही सैन्य काम, मतलब ये सब अधिकार सीधा क्राउन के हाथ में चला गया। क्राउन के आदेश के बाद ही भारत में ब्रिटिश हुकूमत जो है राजनीतिक काम कर सकती है, कोई भी प्रशासनिक निर्णय ले सकती है, या फिर कोई सैन्य अधिकार, कहीं पे किसी राज्य को जीतना है, उसमें मिलिट्री अटैक करना है, किसी को मिलिट्री सपोर्ट देना है, ये सारा काम जो है क्राउन के आदेश के बाद ही। नेक्स्ट क्या होता है, जब अब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि एक होता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसकी गठन हुआ था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। मैंने बताया था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। ये दोनों संस्था को समाप्त करके एक नए आदमी की व्यवस्था की गई, एक नए पद की व्यवस्था की गई। उस पद को कहते हैं भारत का सचिव, और वो भारत का सचिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो कौन होता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिव होता था, ये सदस्य होता था। ये जो भारत सचिव पद है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वो होता था जो क्राउन का क्या होता था कि रिप्रेजेंटेटिव होता था इंडिया में। मतलब वहां पे क्राउन तो इंग्लैंड में बैठी है, इंडिया में कौन उसकी देखभाल कर रहा है, उसका सारा उसके प्रशासनिक और सैन्य और राजनीतिक कामों को देख रहा है। तो ये भारत के सचिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वो होता कौन था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, ब्रिटिश कैबिनेट का कोई मेंबर होता था, सदस्य होता था, जिसको भारत का सचिव बना के भेजा जाता था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से ये परंपरा की शुरुआत हुई कि एक तरफ वायसराय, एक तरफ ब्रिटिश एक तरफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इसके बाद क्या हो गया जी, ब्रिटिश सचिव को सहायता देने के लिए जो ब्रिटिश सचिव नए पद का सृजन किया गया, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिव होता था, भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसकी सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जिसको भारतीय परिषद कहते थे। 15 सदस्यों का एक काउंसिल बना, इंडियन काउंसिल, भारतीय परिषद, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की हेल्प करने के लिए। और ये एक कैसा संस्था था जी, एक निकाय था, तो सलाहकारी निकाय था। मतलब ये सिर्फ सलाह दे सकता था भारत सचिव को, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। इसके सलाह को मानना नहीं मानना वो सचिव पर निर्भर करता था। एक सलाहकारी निकाय था और इनका भारत के सचिव का, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और उसके जो 15 सदस्यीय सलाहकारी निकाय था, जो 15 सदस्य के भारतीय परिषद के मेंबर्स थे, इन सब का वेतन कहां से दिया जाता था, भारतीय राजस्व से वेतन दी जाती थी। मतलब जो भारत में रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो भारत में टैक्सेस के जो पैसे आते थे भारतीय लोगों के द्वारा, क्योंकि जो टैक्स होता था भारत के लोग देते थे, तो भारत के लोगों के द्वारा जो कलेक्ट किया गया रेवेन्यू होता था, उसी रेवेन्यू से इन लोगों को सैलरी दिया जाता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और उसके काउंसिल के जो 15 मेंबर होते थे। प्रांतों में गवर्नर और उनकी परिषद बनाई गई, हर प्रांत में, जैसे बंगाल प्रांत हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया, अवध प्रांत हो गया, बंबई, मद्रास, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो प्रांत थे, जो डिफरेंट डिफरेंट के प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस को काउंसिल बनाने का और उनकी एक सेपरेट गवर्नर, मतलब वहां के बंगाल का अलग गवर्नर, मद्रास का अलग गवर्नर, बंबई का अलग गवर्नर, और वो गवर्नर और उनकी परिषद बनाने का भी अधिकार दिया गया कि अब प्रांत के भी अपने अलग गवर्नर होंगे, क्योंकि भारत का अब गवर्नर तो रहा नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल था वो भी अब वायसराय हो गया, और अलग अलग जो प्रांत है उसमें अलग अलग गवर्नर रहेंगे और उनकी भी अपनी एक परिषद रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आज देश का एक प्रधानमंत्री है, बाकी अलग अलग राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो उसमें भी, वहां पे भी पार्लियामेंट है, उसकी सहायता करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री उनकी सहायता के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स है, सेम वैसा ही सिस्टम था। आकस्मिक कार्यों को छोड़कर
भारत की सीमा के बाहर की गई कोई भी फौजी कार्रवाई के लिए धन बिना परिषद के आज्ञा के नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर कोई इमरजेंसी काम ना हो, अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी की बात अलग है, लेकिन अगर इमरजेंसी काम ना हो, उसके अलावा कोई भी काम, कोई भी भारत की सीमा के बाहर, मतलब जो इंडिया का जो उस समय इंडिया का जो बाउंड्री था उसके बाहर अगर कोई भी फौजी कार्रवाई करनी हो, जैसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने कार्रवाई की है ना जी, जैसे अफगान के साथ युद्ध लड़ा, बर्मा के साथ युद्ध लड़ा, तो भारत से बाहर ही, भारत की सीमा के बाहर ही तो जाके बर्मा में लड़ाई किया, अफगानिस्तान में जाके लड़ाई किया। तो अगर भारत की सीमा के बाहर कोई भी फौजी कार्रवाई करनी है, और फौजी कार्रवाई करेंगे तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, धन तो चाहिए, तो उस धन की निकासी बिना परिषद के आज्ञा के नहीं निकलेगा वो पैसा। मतलब वो जो काउंसिल है, ये 15 सदस्यीय परिषद है, इसकी आज्ञा के बिना, और ये 15 सदस्यीय ये प्लस भारत सचिव, ये दोनों, इनके अलावा ये सब यही लोग मिलकर डिसाइड करेंगे और इनकी आज्ञा के बाद ही वहां से पैसा निकल सकता है। मतलब गवर्नर साहब भी, भारत के जो वायसराय साहब भी अगर चाहे तो ये नहीं कर सकते हैं बिना इनकी सहायता के, बिना इनकी आज्ञा के। खैर आगे चलते हैं। आगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, देखिए 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम जो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद ही आता है, इसमें पहली बार अंग्रेजों को यह समझ आया कि बिना भारतीयों के सहयोग की शासन संभव नहीं है। मतलब अगर हमको शासन करना है तो भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता है। बिना भारतीयों के हेल्प के, बिना भारतीयों के सहयोग के हम शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकते। यानी शासन व्यवस्था अगर हमें चलानी है भारत में तो उसमें भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, डिफरेंट विभाग बनाने शुरू किए, अलग अलग विभाग को अलग अलग जिम्मेदारियां देनी शुरू की। तो सबसे पहले पूछी जाता है कई बार सवाल में कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने। और भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यह भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव कब रखी गई? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसी अधिनियम में पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी जाती थी। आज आप देखते होंगे कि संसद है, संसद में, भारत में संसद है, इसमें दो तरह के शामिल हैं, दो तरह की संस्था है। एक है कार्यपालिका यानी कार्यकारी जिसका काम होता है, और एक है विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका जानते होंगे आप लोग, जिसको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कहते हैं। सेम वही आज उस समय भी व्यवस्था था, कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद। कार्यपालिका का, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका का काम होता है किसी भी कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उस कानून को लागू करना, एग्जीक्यूट करना। तो उस समय भी कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। पहले 4 सदस्य होते थे, आप लोग याद करिए, 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद होता था। 3 सदस्य होते थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एक चौथे सदस्य को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, जो विधि सदस्य था। लॉर्ड मैकाले पहला उस विधि सदस्य का अध्यक्ष हुआ था, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब 4 से बढ़ा के 5 कर दिया गया कार्यकारी सदस्यों की संख्या। उसके बाद विधायी परिषद, जो विधायी परिषद मतलब आज का पार्लियामेंट कह सकते हैं, जो कानून बनाते हैं। विधायी परिषद, इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या सदस्य 6 और अधिकतम सदस्य संख्या 12। मतलब कम से कम 6 तो सदस्य होने चाहिए विधायी परिषद में, और अधिकतम 12। और इन सब की नियुक्ति कौन करता था? वायसराय करता था। इनकी नियुक्ति वायसराय करता था। ये गैर सरकारी अधिकारी होते थे, इनकी नियुक्ति वायसराय करता था। और इसी विधायी परिषद में पहली बार, और ये कुछ लोग इसमें मनोनीत भी होते थे, कुछ लोग की नियुक्ति होती थी, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता था, कुछ लोग को नॉमिनेट करता था वायसराय,
और पहली बार 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया था। कौन कौन वो 3 भारतीय थे? बनारस के राजा को, और उसके बाद थे आपके कौन? पटियाला के महाराजा और दिनकर राव, सर दिनकर राव। पूछा जाता है कि 3 सदस्य जो भारतीय जिनका मनोनयन किया गया विधान परिषद में वायसराय के द्वारा, वो 3 कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये 3 लोगों थे जिनका मनोनयन हुआ विधान परिषद में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में सबसे मेन काम क्या हुआ कि कानून बनाने का अधिकार मिल गया। मतलब जो 6 जो विधान परिषद के जो सदस्य होते थे, मिनिमम 6 अधिकतम 12, इनको कानून बनाने का अधिकार मिला। इसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अंग्रेजों को ये लग चुका था कि बिना भारतीयों के सहायता के हम भारत में शासन चलाना संभव नहीं है, इसीलिए इन्होंने भारतीयों को शामिल करना शुरू किया। तो इसमें कानून बनाने का अधिकार एक तरह से मिला भारतीयों को, लेकिन प्रशासन अथवा वित्त पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। यानी एडमिनिस्ट्रेशन पे और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेन चीज तो यही होता है ना जी, देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपके पास है तो चला सकते हैं, और किस चीज से चलता है? पैसा से चलता है देश। और उन दोनों चीजों पे प्रश्न आप नहीं पूछ सकते थे, चर्चा कर सकते हैं लेकिन आप सवाल नहीं पूछ सकते थे सरकार से कि हाँ ये प्रशासनिक काम ऐसा क्यों हो रहा है, और ये पैसा कहाँ आप खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, किस रेवेन्यू पे आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो किस मद में आप कितना खर्चा कर रहे हैं, भारतीयों पे कितना खर्चा कर रहे हैं, अंग्रेजों पे कितना खर्चा कर रहे हैं, ये सब सवाल आप पूछ नहीं सकते थे। खैर, बंबई और मद्रास ये प्रति लिखा हुआ है, प्रांतों होगा, प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने व संशोधन करने का अधिकार दिया गया। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जो प्रांत थे उन प्रांतों में गवर्नर और उनके परिषद बनाने का अधिकार मिला था 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। लेकिन 1861 के भारतीय परिषद में यह कहा गया कि जो बंबई और मद्रास के जो प्रांत थे इनको अपना कानून ये बना सकते थे। वैसे जो वायसराय होता था उसकी कार्यकारी परिषद होती थी और विधान परिषद होता था, ये मिलके कानून पूरे भारत के लिए बना सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि बंबई और मद्रास, जो कि उस समय 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत थे, बंबई, मद्रास और बंगाल, तो बंबई और मद्रास को कानून बनाने के लिए और उस कानून में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। और इस कानून बनाने के पहले वायसराय की अनुमति आवश्यक थी, मतलब बिना वायसराय की अनुमति के बंबई और मद्रास प्रांत में भी कानून नहीं बन सकता था और उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता था। बंगाल को भी मिल गया 1862 में, बंगाल प्रांत को भी मिल गया कि ये भी अपना कानून बना सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। वैसे ही उत्तर पश्चिम प्रांत को भी 1866 में इसका अधिकार मिला कि ये भी अपना कानून बना सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। पंजाब को भी 1897 में अधिकार मिला। तो धीरे धीरे जितने भी प्रांत हुआ करते थे उन सब प्रांतों को यह अधिकार मिला कि वो अपना कानून बना सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये देखिए कैसे शुरुआत हो रही है। जैसे मान लीजिए कि देश है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उस पर संशोधन करती है, लेकिन फिर भी हर राज्यों को अधिकार मिला है कि नहीं कि वो राज्य अपने राज्यों के लिए कुछ कानून बना सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। तो ये प्रोसेस कहां से आया? आज जो हम सिस्टम देख रहे हैं धीरे धीरे कहीं वहीं से आया है। धीरे धीरे इसमें आगे चल के इवोल्यूशन हुआ है, इसमें सिस्टम जुड़ा है, कुछ चीजें आई है। मतलब शुरुआत यहीं से हुआ है कि कैसे उस समय देश में एक विधान परिषद है, कार्यकारी परिषद है, वायसराय कार्यकारी परिषद का हेड हुआ करता था, विधान परिषद होता था, कानून बनते थे, वो पूरे भारत के लिए कानून बनता था। लेकिन अलग अलग जो प्रांत, क्योंकि उस समय राज्यों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, देश भारत इस तरह से देश नहीं था जो आज आप देख रहे हैं कि अलग राज्य है। उस समय प्रांत हुआ करते थे, प्रोविंसेस होते थे अलग अलग। तो धीरे जैसे एक केंद्र सरकार हो गई वो कानून बनाती थी, लेकिन साथ में प्रांतों को भी यह अधिकार मिला
कि जो अलग अलग जो भी प्रांत है वो भी अपने लिए कानून बना सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं। खैर, इस तरह से संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। विधान परिषद, जो आज हम लोकसभा जिसको कहते हैं, या संसद, जो भी लोकसभा राज्यसभा, उसमें विधान परिषद हुआ करता था। तो संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। वायसराय को यह अधिकार मिला था कि विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकता है। आज भी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन वो अध्यादेश राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री और अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के सहमति के, बिना उसकी आज्ञा के वो नहीं अध्यादेश जारी कर सकता। लेकिन उस समय वायसराय को यह अधिकार मिला था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है बिना विधान परिषद की अनुमति के। उसको अध्यादेश जारी करने के लिए विधान परिषद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और उस अध्यादेश का अवधि कितना था? अधिकतम 6 महीना। मतलब वो अध्यादेश जो जारी करेगा वो 6 महीना तक रहेगा। थोड़ा सा आपको समझा दे, ये टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश क्या होता है? एक तरह का कानून है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में संसद कानून बनाती है। संसद को अधिकार है कानून बनाने का। साल में सत्र कितने चलते हैं संसद के? जनरली 3 सत्र चलता ही है। पहला बजट सत्र, फिर मॉनसून सत्र, फिर शीतकालीन सत्र। 3 सत्र चलते हैं। 3 बार संसद में बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का। लेकिन मान लीजिए कि कभी सत्र नहीं चल रहा हो, सेशन नहीं चल रहा हो, पार्लियामेंट नहीं चल रहा हो, और अचानक से राष्ट्रपति को लगे कि ये फलाना कानून अभी देश में लाना बहुत जरूरी है, इस कानून की आवश्यकता भी बहुत है, तो वो कानून तो तभी बनेगा जब संसद में, पार्लियामेंट में, जब सारे लोग मिलकर बैठेंगे, सत्र चलेगा, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, वोटिंग होगा, पास होगा, तब ना कानून बनेगा जी। लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि अभी सत्र नहीं चल रहा है, ये कानून लाना अभी बहुत अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। उसी को कहते हैं अध्यादेश जारी करना। एक तरह का कानून है, टेम्पोररी लॉ है। तो उस समय वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलता था, और वो अध्यादेश जो है बिना विधान परिषद की अनुमति के जारी कर सकता था। आगे चलते हैं। और आधुनिक विधानमंडलों की नींव पड़ी। जो विधानमंडल आज आप देख रहे हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं कहां से पड़ी है? ये भारतीय 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही आधुनिक विधानमंडल की नींव पड़ी। और शक्ति का विभाजन शुरू हुआ, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, इसका शुरू हुआ। कि जैसे देखिए कि ऊपर, सबसे ऊपर पावर में कौन था? क्राउन। क्राउन थी। क्राउन के बाद कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब सबसे मेन पावर किसके पास था? क्राउन, वही डिसीजन लेती थी। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट था, सारा काम धाम ब्रिटिश पार्लियामेंट करता था। उसके नीचे राज्य सचिव होता था, स्टेट सेक्रेटरी, जो भारत में भारत सचिव बन के भी आता था। इसके नीचे था वायसराय। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य और विधायी परिषद में 6 से 12 सदस्य। मैंने जस्ट बताया कि मिनिमम 6 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्य, और कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य। तो इस तरह से देख रहे हैं कि शक्ति का कैसे विभाजन हो रहा है, टॉप टू बॉटम तक। फिर आगे चलते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली आता है हमेशा, यहां ये क्या है जी? पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसको हम ये भी कह सकते हैं समविभागीय प्रणाली भी कहते हैं हिंदी में। समविभागीय प्रणाली भी इसको कहते हैं हिंदी में, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट संभाग, संविभाग समझते हैं आप लोग? विभाग, डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का गठन करना। कैनिंग ने बताया कि हाँ, ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के हेड ये रहेंगे, ये डिपार्टमेंट इस काम को देखेगा। इस तरह से पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। और कई बार एग्जाम में पूछा है कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग 1859 किस एक्ट के तहत? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फिर बात करते हैं आगे, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, आप लोगों को पता है।
दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस की स्थापना के बाद पहला कांग्रेस का मीटिंग होता है बंबई के गोकुलदास कॉलेज में और 72 सदस्य, सबसे पहले कांग्रेस मीटिंग में 72 सदस्य और पहले अध्यक्ष उसके बनते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी। खैर ये तो कांग्रेस की बात हो गई। कांग्रेस के गठन से फायदा क्या हुआ कि कांग्रेस जब मीटिंग करती थी और कांग्रेस ने देश भर में क्या किया कि लोगों में एक राष्ट्रीय भावना का विकास किया। कांग्रेस के आने से लोगों को लगा कि अब हमारा भी एक ऐसा संगठन है जो हमारे लिए काम करता है, हमारे भारतीयों के लिए काम करता है, भारतीयों के बारे में सोचता है, अपने स्वशासन के बारे में बात करता है। तो 1885 में कांग्रेस की गठन होती है और उससे क्या होता है कि उनकी मांगे जो थी कांग्रेस की जो मांगे होती थी कि उस मांगों से भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की भावना पनप जाती है। ठीक है। वायसराय की विधि परिषद का विस्तार होता है। मैंने बताया कि वायसराय का जो विधि परिषद मैक्सिमम 12 सदस्यों का होता था, अब वो बढ़ के अधिकतम 16 सदस्य और न्यूनतम 10 सदस्य, मतलब पहले न्यूनतम 6 सदस्य होते थे, अधिकतम 12 सदस्य होते थे, अब उसको बढ़ा दिया गया, अधिकतम 16 कर दिया गया और न्यूनतम 10 सदस्य कर दिया गया। फिर क्या होता था, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, उसमें उनकी सदस्यों की संख्या में बढ़ी, लेकिन बहुमत कहीं ना कहीं अभी भी सरकारी सदस्यों की होती थी। जो ब्रिटिशर्स होते थे, जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट जिनकी नियुक्ति करती थी, वो ब्रिटिशर्स होते थे, उनका ही बहुमत था सरकारी सदस्यों का। गैर सरकारी सदस्य जो होते थे उनकी संख्या कम थी। यानी सरकारी सदस्य उसी को कहते हैं जो कैबिनेट में, जो मंत्रिमंडल में भाग लेता है। सीमित रूप में ही सही, लेकिन निर्वाचन पद्धति की शुरुआत शुरू होती है, मतलब सीमित रूप में ही, लेकिन अब इलेक्शन कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोसेस का स्टार्टिंग हो जाता है, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। सवाल पूछा भी जाता है कि पहली बार सीमित रूप में ही सही, लेकिन निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब से होती है? तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। देखिए, पहली बार बजट 1860-61 में विल्सन के द्वारा, रॉबर्ट विल्सन के द्वारा ही भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। और उसी पे बजट के बारे में बात करें कि विधान परिषद के सदस्य जो थे उनको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला और प्रश्न करने का भी अधिकार मिला कि हम बजट पे सवाल कर सकते हैं। आज भी बजट जारी होता है तो विपक्षी दल उस पर बहस करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि कैसा बजट आपने दिया है, देश के लिए कुछ फायदा ही नहीं है इसमें। तो भारत, इसमें जो सदस्य थे विधान परिषद के, वो बजट पे बहस कर सकते थे और बजट पे प्रश्न भी पूछ सकते थे सरकार से। लेकिन हाँ, प्रश्न पूछने के 6 दिन पहले ही उनको सूचना दे देनी है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से विधान परिषद में गए और सवाल करना शुरू कर दिए, नहीं, 6 दिन पहले आप सरकार को इन्फॉर्म करिए कि हम बजट पे फलाना फलाना सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना था, बेसिकली उनको अवेयर करना था, ताकि वो पहले से तैयार हो गया है कि अगर आप सवाल करिएगा तो इसका जवाब हमारे पास पहले से तैयार हो। और उत्तरदायी सरकार की नींव डली। 1892 से पहली बार उत्तरदायी सरकार की नींव पड़ती है। यहां से शुरुआत होता है कहानी। आगे हम मेन चलेंगे, अब 2-3 और बचता है। 1909 का अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1919 का अधिनियम, जिसको 1919 का अधिनियम जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। फिर आता है क्रिप्स मिशन, फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर क्रिप्स मिशन आता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है, फिर 1947 का भारत का आजादी। इस तरह से चल के हमारे पूरा संविधान पूर्ण होता है। वैसे संविधान का गठन 26 नवंबर 1949 को फाइनल हो जाता है। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक मुश्किल से मुश्किल मुझे लग रहा है कि एक क्लास में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, एक और क्लास लगेगा और ये समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज का क्लास अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसको बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।